साथियों, आज इस रजेगांव की इस धरती पर जो आज राजसी साहू महाराज की जयंती का जो पर्व मनाया जा रहा है, मुझे लगता है मैडम कि ये इस परिसर के लिए एक यूनिक है, एक मेव है। मैं तो ये कहूंगा कि एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि आप जितने भी लोग यहां पर सुन रहे होंगे या जितने भी लोगों ने आज सुना होगा या इस मंडप से थक कर, पूरे दिन भर थक कर, पसीना बहाकर थोड़े देर के लिए जो बाहर भी जा चुके हो, वो भी इस बात से सहमत होंगे कि कितने पलों बाद, कितने दिनों बाद इतनी बड़ी तादाद में हम इकट्ठा आए। आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं तो अपने लिए ही तालियां बजा दो। आप सब लोगों को पता है कि आज फूले साहू बिरसा पेरियार अंबेडकर विचार मंच गोंदिया महाराष्ट्र द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जब मुझे यहां के आयोजकों ने जब मुझे निमंत्रण दिया तो आप यकीन नहीं करोगे कि इतना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आज आप सब लोग देखते हैं कि हम कार्यक्रम जरूर करते हैं, हर तरफ कार्यक्रमों की श्रृंखला भी लगाई हुई है और अलग अलग लेवल पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैडम ने अभी बताया, समय का तकाजा क्या है, समय की नजाकत क्या है, इसको हम समझ रहे हैं क्या? क्या हम एजुकेट होने के बावजूद, क्या हमने अपने महापुरुषों के इतिहास से कुछ सीखा है क्या? क्या उनके व्यक्तिगत जीवनी से कुछ सीखा है क्या? और क्या हम सामाजिक हित के लिए अपने व्यक्तिगत हित का त्याग करने में अपने आप को सक्षम और आगे आने में देखते हैं? ये इस बात को तय करेगा कि हम सिर्फ कार्यक्रम करने में रहे हैं या अपने संगठनों को मजबूत करने में। आज हमारी एनर्जी, मैं अलग दूसरा कार्यक्रम करूंगा, वो लोग दूसरे कार्यक्रम करेंगे और इस कार्यक्रमों में हमारी बहुत सी एनर्जी खर्च हो रही। हमारी दूरदृष्टि का परिचय यह नहीं हो सकता कि मुझे आपने मंच पे बुलाया, मुझे बहुत सत्कार दिया, मुझे वाहवाही करने दिया, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद में हमारी संगठनात्मक शक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं, कोई इसका फायदा नहीं हो पाएगा। हमको इस बात के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, इस बात के ऊपर मंथन करना पड़ेगा कि हमारा संगठन किस तरीके से मजबूत हो। हमारी वैचारिक धरातल में, वैचारिक दृष्टिकोण में, विचारधारा में आप सब लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप ईमानदारी से उसका उत्तर दे दे तो मुझे दे दे। आप अलग अलग गुटों में, अलग अलग समूहों में काम कर रहे हो, क्या उनमें वैचारिक या विचारधारा का कोई डिफरेंस है? क्या उसमें मत भिन्नता है? कुछ नहीं है। लेकिन सबसे और महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि अगर धनंजय वंजारी IAS बन गया तो मैं ऐसे समझने लगता हूं कि मुझे सब प्रकार का ज्ञान हो गया है, मैं सर्वज्ञानी हो गया हूं, मुझे सार्वत्रिक ज्ञान हो गया है, मुझे यूनिवर्सल ज्ञान हो गया है, मुझे राजनीति का भी ज्ञान है, मुझे समाज राजनीति का भी ज्ञान है, मुझे धर्म का भी ज्ञान है, मुझे विज्ञान का भी ज्ञान है, मुझे ब्रह्मांड का भी ज्ञान है। अरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो सोच और जो समझदारी राजनीति को और समाज नीति को समझने की गांव के एक व्यक्ति को होगी, वही समझदारी धनंजय वंजारी को होगी। नॉट नेसेसरी। और धनंजय वंजारी जो एजुकेटेड होगा या मेरे जैसा ही कोई भी दिग्धारी होगा, उस व्यक्ति को भी यह समझना पड़ेगा, इस चीज को समझना होगा, और तभी हम संगठन को आगे ले जा सकते हैं। मैं अगर डिग्रीधारी हूं, मैं एजुकेटेड हूं और मैं समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मुझे
इतनी क्षमता उस एजुकेशन ने देना चाहिए कि गांव के एक सामान्य व्यक्ति जिसको समझदारी है, सोच है, आंदोलन की सोच है, उसके नेतृत्व में मैं काम करूं, यह सोच मेरी एजुकेशन में देना चाहिए। और अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं तो हर तरीके के ज्ञान का ज्ञाता हूं, तो ऐसे स्थिति में सिर्फ कार्यक्रम होंगे, आप और हम मुझे बुलाएंगे, लेकिन संगठनात्मक ताकत जो आज का तकाजा है वो नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा। और इसीलिए हमारे महापुरुषों से संगठनात्मक ढांचा बनाने के ऊपर हमको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। क्यों? अभी मैडम ने और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज जिस तरीके से गवर्निंग क्लास या जो हुक्मरान हैं वो जिस तरीके की पॉलिसीज बनानी चाहिए उस तरीके की पॉलिसीज नहीं बनाता। एजुकेशन में हमको प्रॉब्लम्स है, आप लोग सब बोल रहे हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम्स है, स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स की जड़ कहां है वो भी तो सोचने की जरूरत है। जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे, आप सब लोगों को पता है यहां पर आप सब लोग गांव के लोग हो, मैं भी गांव का ही हूं, हमेशा गांव का ही रहूंगा, इधर का ही रहूंगा। आप सब लोगों को पता है, एक उदाहरण देना चाहता हूं, यहां पर बड़े बुजुर्ग मेरी माताएं बहनें हैं, यहां पर हमारे बहुजन समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, उनमें ज्यादा समझदारी है, वो इस बात से मेरे सहमत होंगे। आप मुझे बताइए, इस गांव के आजू बाजू में तालाब है या नहीं है? तालाब है? आप मुझे बताइए, जब बाढ़ आती है तो तालाब का पानी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, होता है क्या नहीं होता? और आप कभी कभी ये भी देखते हैं, मैं ये क्यों कथा बता रहा हूं, क्योंकि मैं गांव का हूं, मैंने ये सब देखा है, इसी मैंने भी किसानी में काम किया है, खार खोदने के लिए। खार खोदना आप सब जानते हो, खार खोदना क्या होता है मैडम? दिस एरिया इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय पेडिकल एग्रीकल्चर, ज्यादा धान की उपज होती है। ये गोंदिया और भंडारा जिला धान के लिए प्रसिद्ध है, धान का कटोरा के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ जनरल नॉलेज वाले हमारे रुपेश जी राउत, जिन्होंने अभी एक बहुत पुस्तक लिखी है, उनके लिए 2000 तालियां बजा दीजिए। अभी आपने बोला मैम कि हमारे समाज में भी पुस्तक लिखने वाले चाहिए, नए नॉलेज को क्रिएट करने वाले चाहिए। मैंने तो बुक लिखी है मैम, इनहेरिटेंस, हायरार्की एंड कास्ट, लेकिन रुपेश राउत जी ने एक पुस्तक लिखी है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हम सब लोग इस गांव में होने के कारण, ग्रामीण इलाकों में होने के कारण हमको कुछ अनुभव होते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपको, एक डायरेक्शन देना चाहता हूं, एक डायरेक्शन की तरफ थिंकिंग के लिए ले जाना चाहता हूं। जब तालाब में पानी ज्यादा भर जाता है और जब वहां से पानी निकलने के लिए जब आगे बढ़ने लगता है और जब कुछ फट जाता है, वहां जो बॉन्ड होता है वो फट जाता है, तो आप मुझे बताइए उसमें पत्थर और मिट्टी किधर लगाते हो? बाहर के साइड में कि अंदर के साइड में? अंदर के साइड में लगाते हो, क्योंकि बाहर के साइड में जितने भी लगाओगे पानी उसको आगे ले जाएगा, बहाए जाएगा। यस, अगर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत ही बाबा साहब ने कहा है कि जैसे कि साहू महाराज की जयंती आप बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाना है। कार्यक्रम और भी होंगे, लेकिन याद रखिए ये तालाब वाली बात, आप पत्थर किधर लगा रहे हैं? आप कुछ नहीं करोगे तो चलेगा, आप कुछ नहीं करोगे, शांत रहोगे तो चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिसके कारण आंदोलन पीछे जाए। मत कीजिए कुछ, शांत रहिए। शांत रहना भी अपने आप में आंदोलन को साथ देना है, इस चीज को समझिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर वक्त बोलेंगे, हर वक्त कार्यक्रम में जाओगे, धनंजय वंजारी हर वक्त कहीं बोलेगा, जरूरी नहीं है। धनंजय वंजारी चाहे तो शांत रह के भी बहुत कुछ कर सकता है, इस चीज को समझिए।
नाही तर फेसबुक आहे, व्हॉट्सअप आहे आणि मग आम्ही एका दुसऱ्यावर म्याव 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 म्याव. अरे व्हाट इज दिस यार. इसलिए हमारे महापुरुषों ने अपने त्याग और बलिदान दिया है. अरे जब मैं बात करूं, बोलूं, फेसबुक पे एक बात रखूं तो मेरे बात में 10 का दम चाहिए. इस तरीके से मुझे बोलना चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए. कोई किसी भी तरीके से कोई भी बोलने लगता है. अरे आपकी बात में महापुरुषों की बात रख रहे हो यार, और उनकी बात में दम है, उस चीज को समझिए. राजऋषि साहू महाराज के पास में उस समय और प्राचीन इतिहास में 2500 साल पहले सम्राट अशोक के काल में शक्ति का संतुलन कुछ दूसरा था, पावर का नेचर दूसरा था. उस वक्त लोकतांत्रिक पद्धति नहीं थी. ठीक है, आप मुझे बताइए, नहीं थी, राजशाही थी. लेकिन इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक और राजऋषि साहू महाराज के काल में राजशाही होने के बावजूद भी लोकशाही का काम हुआ. दैट इज द पावर ऑफ योर कमिटमेंट, दैट इज द पावर ऑफ योर इंटरनल स्ट्रेंथ. आपका पर्पज क्या है? पॉलिटिकल पावर आ गया तो उसका उपयोग अपने लिए ही कुर्सी बसाने के लिए हो रहा है या लोगों के कल्याण के लिए हो रहा है, यह दिशा तय करता है किसी देश की और किसी समाज की. पावर का उपयोग किस लिए हो रहा है, शक्ति का उपयोग किस लिए हो रहा है, राजनीतिक शक्ति के उपयोग किस लिए हो रहा है, इस बात के ऊपर उस समाज की दिशा और दशा निर्भर होती है. अगर जो हुक्मरान बन रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे लोकतंत्र की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, लेकिन अगर उस पावर का उपयोग लोकशाही के कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम में कुछ न कुछ नियत में खोट. इस चीज को हमको समझना पड़ेगा और इसीलिए हमारे महापुरुषों की जो बातें हैं उसको याद रखते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा. मैं और एक जो चीज है जो आप लोगों की इस माध्यम से बताना चाहता हूं दोस्तों, राजश्री साहू महाराज ने जो कल्याणकारी राज्य की, इसको समझने की कोशिश कीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई, हॉस्टल्स, एजुकेशन, 50% रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, जो भी बिल्कुल ये जिनके पास में कुछ रहने के लिए नहीं है, वो आपको पता होगा मैडम कि साहू महाराज के काल में हॉस्टलों की इतनी कतार दी गई थी कि वह किस नाम से जाना जाता था? द मदर ऑफ हॉस्टल्स. द मदर ऑफ हॉस्टल्स. एंड डू यू रिमेंबर, एंड फॉर यू पीपल, आप लोगों के लिए मैं एक जो यहां पर रखना चाहता हूं, जो आपको बताना बहुत जरूरी है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं. आप अगर यहां पर यह पुस्तक होगी, आपके पास में तमाम पुस्तकें होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उससे कितना हमको सीखने की जरूरत है और किस तरीके से साहू महाराज ने उस समय भी आज के लिए जो रिलेवेंट जो आइडियाज है वो दिए हुए थे. मैं आप लोगों के सामने एक लिस्ट जो आप साहू महाराज ने जो हॉस्टल बनाई, उस लिस्ट को, ये जो बुक है यहां पर आपको मिलेगी, दूसरी पुस्तक में भी मिलेगी. यहां पर ये पुस्तक थी इसलिए मैं जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू इट, मैं इसको जा रहा था, पढ़ रहा था. इस पुस्तक में जितने भी हॉस्टल्स राजश्री साहू महाराज ने अपने आदेश के अनुसार बनाए, उस लिस्ट में उनके नाम पढ़िए. कितनी रेडिकल और कितनी प्रेरणादायी चीज. हर समाज के लिए हॉस्टल, हर समाज के लिए, क्रिश्चियंस, पारसीज, ब्राह्मण्स, ओबीसीज, डिप्रेस क्लासेस, एवरी. लेकिन ये जो कल्याणकारी योजनाओं का जो उदाहरण राजशाही में लोकशाही को किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है, अगर आपके पास में नियत हो, उसका उदाहरण जो पेश किया राजश्री साहू महाराज ने, तो सिर्फ इसीलिए पेश नहीं किया कि मुझे सुख सुविधाएं मिल जाएगी, मुझे हॉस्टल मिल जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं अच्छे तरीके से मेरी लाइफ हो जाएगी, मैं सेट हो जाऊंगा, इसके लिए नहीं किया था. उन्होंने जो वेलफेयर मेजर्स किए थे वो इसीलिए किए थे
कि जब ये लोग इस योजनाओं का लाभ लेंगे, इस योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनेंगे, तो सशक्त ऐसे बनेंगे कि वो अन्याय के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद कर सकते, इसलिए किया था। और उसके कारण ही राजनीतिक लोकतंत्र उसके आधार पे ही मजबूत बन सकता है, और अन्य नहीं। जो हुक्मरान क्लास है वो देखती है कि ये जो हमेशा से गवर्न क्लास जिसके ऊपर शासन हुआ है, वो जो क्लास एजुकेशन के आधार पे आगे बढ़ रहा है, तो कुछ इस तरीके से कुछ प्रयास करो जिसके कारण इनकी जो नींव है वो हिले। और इसीलिए वो इस तरीके से प्रयास करते हैं। इस चीज को हमको समझना चाहिए साथियों। तो अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हमारी एजुकेशन में मुखरता चाहिए, उसमें इस तरीके की सेंसिटिविटी चाहिए कि अगर कुछ चीजें गलत हो रही हैं तो उसके खिलाफ में बोले, जो मैडम ने उदाहरण प्रस्तुत किया एजुकेशन। और इसीलिए आप लोगों को इस पटल के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूं कि आज हम सब लोगों को सही में गहराई से सोचने की जरूरत है, आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की जरूरत है। हमसे कई गलतियां हो गई होगी, कई प्रकार की गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों से जब तक हम सीखते नहीं और वही गलतियां करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज जो अति महत्वपूर्ण चीज है। हम कई अलग अलग संगठन बनाते हैं, मुझे भी लगता है कि मैं एक संगठन बनाऊं और उसका मैं नेता बन जाऊं, उसका मैं अध्यक्ष बन जाऊं। लेकिन यह भी याद रखिए कि उस अध्यक्ष बन जाने से, उस ऑर्गेनाइजेशन से और समाज और आंदोलन को अगर प्रॉब्लम होता है तो उससे अच्छा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा ही ना करा जाए। नहीं करना है अगर हम इस तरीके की चीज होती है तो। और इसीलिए जाते जाते मैं आप सब लोगों से यह आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस तरफ आप ध्यान दें, आगे आने वाले समय के प्रति संवेदनशील रहिए, आगे आने वाली जनरेशंस के लिए हम क्या आज कर सकते हैं उसके प्रति संवेदनशील रहिए। खासकर माताएं बहनें इतनी तादाद में यहाँ आई हुई है, मैं आप सब लोगों से और मैडम की इस उपस्थिति में ये बताना चाहता हूं कि सजग रहिए कि मीडिया आपको क्या दे रहा है, सजग रहिए कि टीवी आपको क्या दिखा रहा है, सजग रहिए कि व्हाट्सएप पे कोई भी आने वाला मैसेज उसको अनस्क्रूटनाइज मत होने दीजिए, उसकी परीक्षा लीजिए। और इस तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, कैडर हो रहे हैं, संभाषण हो रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक मीडिया है। हमारा जो नैरेटिव है समतामूलक समाज का, उसके लिए। और अगर संगठन मजबूत रहेंगे, उनमें बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो आगे आने वाली जनरेशंस के लिए उसका लाभ होगा। वो हमको सीखना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं एक क्वेश्चन, और आपसे गुजारिश करूंगा और आपसे आशा करूंगा कि उसका जवाब आप बहुत ही बड़ी ताकत के साथ में दीजिए। आप मुझे बताइए, हो सकत है कि नहीं हो सकत है? हो सकत है कि नहीं हो सकत है? आप सब लोगों को पता है कि ये जो क्वेश्चन है वो कहां जाके तीर मार रहा है। आप सब लोगों को पता है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि हो सकत के लिए बहुत सी ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिसमें भी हमको देखना पड़ता है कि वो हो सकत है। और यही नहीं, यकीन कीजिए इस चीज को कि कई बार आपको इस तरीके की स्टेप्स भी देखने को मिलेगी, इस तरीके की आपको प्रक्रिया देखने को मिलेगी कि जहां हो सकत है वहां लोग बोलते हैं कि नहीं है कराई चच नहीं। जहां हो सकत है वहां लोग बोलते हैं कि ये करना ही नहीं है। तो इससे साबित होता है कि हम में सही में वो मनसा है या नहीं। अरे हम अच्छे वकील बन सकते हैं क्या? नहीं हो सकत है कि नहीं हो सकत। अच्छे डॉक्टर जो मानवता की सेवा करे, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे पॉलिटिशियंस, अच्छे एक्सपर्ट्स, अच्छे साइंटिस्ट जो मानवता की सेवा करे, समाज की सेवा करे, ये हो सकत है कि नहीं हो सकत है? हो सकत।
और इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं कि सही में हो सकत है, तो फिर आप प्रयत्न क्यों नहीं करते? आप प्रयत्न क्यों नहीं करते? अभी जब भी हमारे वक्ताओं ने बताया, प्रयत्न क्यों नहीं करते? अगर हम में है वो जज्बा है कि हां हो सकत है, लेकिन असच हो सकत है का? असच हो सकत, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, हर दिन कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे भी अभी याद है कि जब मैं एग्जाम की तैयारी करता था, आप सब लोगों ने एग्जाम की तैयारी की, मैडम ने भी बड़ी एग्जाम की तैयारी। हमारी मानसिकता क्या बनाई गई है कि पढ़ाई लिखाई की जो है वही परीक्षा है, वही परीक्षा है। पढ़ाई लिखाई में जो परीक्षा है वही परीक्षा है, दूसरी परीक्षाएं नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस चीज को समझो। समाज कारण में भी परीक्षा है, अर्थ कारण में भी परीक्षा है, राजनीतिक में भी परीक्षा है, हर जगह परीक्षा। और जब आप परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसके लिए लड़ाई करते हो क्या नहीं? उसके लिए आप प्रयत्न करते हो क्या नहीं? उसके लिए आप दोस्तों के साथ में नोट शेयर करते हो क्या नहीं? लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में पुस्तकें शेयर कर सकते हो क्या नहीं? करते हो क्या नहीं? तो राजनीति में भी शेयर करो ना नोट्स। राजनीति क्षेत्र में भी नोट शेयर करो, समाज कारण में भी नोट शेयर करो, एक दूसरे की पुस्तकें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। और अगर आप ऐसा करते हो तो मार्क्स आपके ज्यादा बढ़ेंगे। हमको बोलते हैं कि देखो, नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होता, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता? पावर शेयर करने से भी बढ़ता है। समझो, पावर शेयर करने से भी बढ़ता है, इस चीज को समझो आप। लेकिन वो आपकी नीयत के ऊपर है, नीयत के ऊपर। और इसीलिए साथियों, आप सब लोगों को मैं इस माध्यम के, और मैं अपने आप को सही में मैम इस पटल के माध्यम से मैं बहुत ही फॉर्चुनेट समझता हूं। वैसे फॉर्चून वगैरह में हमारी मतलब उतनी ये नहीं है, लेकिन फिर भी इस पटल के माध्यम से ये कहता हूं कि सही में आज मैं फॉर्चुनेट हूं कि आपके इस उपस्थिति में यहां पर मुझे बोलने का अवसर इस तमाम लोगों ने यहां पर दिया है। और ये तमाम लोग जो आपको सुनने के लिए आए हुए हैं, और आपने वहां से कड़ी मेहनत करते हुए जब इस गोंदिया के धरती पे और रजेगांव की धरती पे आए, महाराष्ट्र में आए, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट मैडम माइट हैव कम टू महाराष्ट्र फॉर द स्पीकिंग। पहली मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी यहां पर बैठी हुई हमारे साथी है, वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद है, ये सब लोग आपने दिल्ली से लेकर यहां तक, और साथ में आपने जो कड़ी तपस्या की और उसके माध्यम से गुनाहगारों को उनकी जगह दिखाई, इस चीज का ध्यान रखते हुए, उसको इज्जत देते हुए यहां पे ये प्रण करेंगे कि वो पॉलिटिक्स में, समाज कारण में नोट्स क्या करेंगे? शेयर करेंगे, शेयर करेंगे, नोट शेयर करेंगे। तुमचे नोट्स दुसऱ्याला द्याल तर त्याला जास्त मार्क येऊन जातील, याची काळजी करू नका हो। तुमचा भी नॉलेज वाढल, तुमचा भी हौसला वाढल, तुमचा भी पावर वाढल। मैं आज इस पटल के माध्यम से, और आप लोगों को, आप सब समझदार हो, इस पटल के माध्यम से मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर मंगल कामनाएं दूंगा, और आपको मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा। आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोगों को विचारधारा पता है, इतिहास पता है, लेकिन याद रखिए कि आप अपने घर में जो साहित्य रख रहे हैं
उसको सिर्फ कबर्ड में मत रखिए, उसकी चर्चा कीजिए, खासकर माता बहनें, क्योंकि आप वो लोग हो जो हमारे ऊपर संस्कार डालते हो, आप वो लोग हो जो हमको ईमानदारी सिखाते हो, और आप वो लोग हो जो हमको समाज कारण कैसा करना चाहिए, राजनीति कैसे करना चाहिए, वो बचपन में सिखाते हो। लेकिन हम जब जवानी की दहलीज में आ जाते हैं, बुढ़ापे में आ जाते हैं, तो उसको भूल जाते हैं। कमिटमेंट और ऑनेस्टी ये अगर हम में है तो कोई माई का लाल हमारी नींवें हिला नहीं सकता। आप सब लोगों को मैं इस पटल के माध्यम से मंगल कामनाएं देता हूं, और आप सब लोगों को मैं यह कहता हूं कि आप आज यहां से जब जाएंगे तो इस विचार के साथ जाएंगे कि हाँ, हो सकत है, हम शेयर कर सकते हैं और दिखा देंगे इस जमाने को कि हम भी कुछ है। साथियों, इस पॉजिटिव नोट के साथ में आप लोगों ने मुझे सुना। आप लोगों से गुजारिश करूंगा, खासकर नवयुवकों से गुजारिश करूंगा कि वो जिस प्रकार की किसी भी प्रकार की मदद हो, आप सब लोगों को जानते हो कि मैं इनकम टैक्स में हूं, सब लोगों को पता है, आयकर विभाग में हूं, लेकिन उसका मतलब कुछ और मत निकालिएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह, भरने जी तो पूरा अच्छी तरीके से उनको पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हर किसी का एक हुनर है, हर किसी का एक जज्बात है, हर किसी की एक कला है, और उसके मुताबिक वह अपने जमीर से पूछते रहता है कि हाँ, ये करना चाहिए। नहीं, आप और हम लोगों को जितना भी रिसोर्सेस मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है, जितनी भी एनर्जी मिलती है, उसका 5-10% समाज को देना आज हमारे लिए नजाकत है, हमारा तकाजा है साथी। और इसीलिए जो नवयुवक है, मैंने कई बार देखा मैडम, और कई लोगों ने ये कहते हैं कि बाबा साहब ने जो कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने जो धोखा दिया, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें मैं सब खराई उतर रहा हूं करके, ऐसा नहीं है। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप उसका मूल्यांकन कीजिए कि कौन क्या करता है। लेकिन हकीकत में ऐसा हो रहा है, मेरे को भी ऐसे अनुभव हो रहा है। और इसीलिए जब हम पढ़ लिख जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि जिन महापुरुषों के बदौलत हम यहां तक आए हैं, उनके नाम भी लिखना, उनका नाम का वर्णन करना भी हम ठीक नहीं समझते हैं। यह समस्या भी हो जाती है एजुकेटेड लोगों के लिए। यह हमारे लिए बहुत ही विडंबना की। और इसीलिए यहां पर जो लोग भी हैं, जो नवयुवक हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, विचारों को साथ में रखिए। और दूसरी चीज, आप यह भी तय कीजिए कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डी ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गैंगमैन की तैयारी कर सकते हैं। आप उच्च से उच्च शिक्षण संस्था में जाके बड़े विद्वान भी बन सकते हैं, और बाबा साहब और हमारे तमाम महापुरुषों के विचारों के अनुसार चलने के लिए इस समाज को उस तरीके से चेंज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और यहां पे मैं देख रहा हूं कि यहां पे हमारी एक नवयुवक है, करण मानेकर, जो इस कार्यक्रम समिति की जो ये है कमिटी है, उसके वो एक सोमेंद्र डहाट और अन्य साथियों के साथ में है करण मानेकर। जापानीज लोगों के साथ में उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि हमारे बच्चे, बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, वो जापानीज लैंग्वेज सीखे, और इस भूमंडलीकरण के इस दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, प्राइवेटाइजेशन के दौर में अपने हुनर को मजबूत करते हुए विश्व पटल पे अपनी पहचान किस तरीके से बनाए, उसके लिए आज हमारे जो कंपटीशन है वो देश में नहीं है तो दुनिया से है। और आगे आने वाले समय में जो जगह हायर एजुकेशन के लिए है, और उसका हमको ध्यान में रखते हुए हायर एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। आज इस
पटल पर आप लोगों का मैंने बहुत ज्यादा समय लिया, इसके लिए आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जाते जाते सिर्फ फिर से वही बात कहूंगा, और आप समझ गए होंगे मैं कौन सी बात करना चाहता हूं। हो सकत है हम बन सकते हैं कुछ, अब क्या बनना है वो सोचो। अच्छा करो, अच्छा बनो, और बनने से ज्यादा है कुछ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों ने यहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम किया, बहुत ही पॉजिटिव वातावरण में ये कार्यक्रम हुआ, इस सब के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने हमें बुलाया, इसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय साहू महाराज।